मुझसे जो दुश्मनी मोल लेता है उसमें ऊपर वाला रहम तो कर देता है, मगर मैं नहीं। आज के बाद अगर तूने मेरी दोस्त की तरफ आग भी उठाकर देखा तो यमुना में पानी नहीं, तेरा खून बहेगा। बॉलीवुड एक ऐसा गंदा तालाब जिसकी किसी मछली ने पूरे तालाब को गंदा नहीं किया, बल्कि इस तालाब में इतने मगरमच्छ और शिकारी माफिया हुए कि एक एक करके वो सारी मछलियां या तो उन मगरमच्छों के शिकार हो गई या फिर वो शिकारी माफिया के बेट के लालच में आकर मीटू या फिर कास्टिंग काउच के शिकार भी हुई। लेकिन इसी तालाब में एक ऐसा प्राणी भी आया जिसे कुछ मछलियों ने करियर खोर मगरमच्छ, कुछ ने शिकारी माफिया, तो कुछ लोगों ने उसे एक मसीहा और गॉड फादर भी बतलाया। वेल, सलमान खान कंट्रोवर्सी की पार्ट 1 वाली वीडियो पर हमें आपका अनएक्सपेक्टेड और थांसू रिस्पॉन्स मिला और हमने 200 कमेंट का टारगेट रखा और 3 दिनों में 600+ कमेंट्स आ गए। और बिंग मनीष, विश्वदीप देव, विक्रम 2006, टेकी जय, आलम खान भाई ने मुझे याद दिलाया कि तुमने पिछली वीडियो में कुछ कहा था। बट हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में पार्ट 2 जरूर से स्पैम करना। वेल, 200 कमेंट का टारगेट रखते हैं, जैसे ही 200 कमेंट पूरा होगा वीडियो लेकर तुम्हारे दरवाजे पे। तो भाई, ये सलमान खान कंट्रोवर्सी की सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम आपको हिट एंड रन, अनुराग कश्यप, ए आर रहमान, मोदी जी कंट्रोवर्सीज के अलावा और भी कई सारे कंट्रोवर्सीज को डिटेल में बताएंगे और ये भी जानेंगे कि किस कंट्रोवर्सी में सलमान खान को आतंकवादी तक घोषित कर दिया गया था। पिछली वीडियो में हमने आपको एस विवेक, कल्लू सल्लू, SRK, संजय दत्त, रणबीर कपूर कंट्रोवर्सी को डिटेल में बताया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा और अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको सारी चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ में आएंगी। वेल, किसी का भाई किसी के दुश्मन की कंट्रोवर्सीज की एक अनदर कॉम्पिलेशन वीडियो है जिसमें आपको ये भी जानने को मिलेगा कि क्यों सलमान से सारे एक्टर्स तो छोड़ो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी थर थर कांपते हैं और क्यों उनकी थर्ड क्लास फिल्में भी दूसरे स्टार्स की फर्स्ट क्लास फिल्मों से ज्यादा कलेक्शन करके जाती हैं। सलमान खान कंट्रोवर्सी के इस दूसरे पार्ट में हम सबसे पहले उस कंट्रोवर्सी की बात करने वाले हैं जिसके बाद से ही सलमान खान पर पूरे इंडिया की पब्लिक भड़क गई थी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मीम्स भी बने थे और सलमान भाई के तो घोड़े लगते लगते बचे थे। सलमान खान हिट एंड रन कंट्रोवर्सी। इस कंट्रोवर्सी को विस्तार से जानने के लिए चलिए चलते हैं आज से 22 साल पीछे, यानी 2002 में 27 सितंबर 2002 के अंधेरी रात में 11 बजे सलमान, उनके दोस्त कमाल खान, अरे मैं देशद्रोही की नहीं बल्कि सिंगर कमाल खान की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा उनके बॉडीगार्ड एंड कांस्टेबल रविंद्र पाटिल और ड्राइवर अल्ताफ मस्त सलमान के लैंड क्रूजर में बैठकर किसी बार में जाते हैं और वहाँ से इनकी गाड़ी JW मैरियट के लिए निकल जाती है। जहाँ सारे लोग अंदर चले जाते हैं तो सलमान उनके ही कांस्टेबल एंड बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल को बाहर खड़े रहने को कहते हैं। फिर रात के 1:30 बजे ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और 28 सितंबर की रात को लगभग 2:13 पे सलमान की गाड़ी सेंट एंड्रयू रोड पर अमेरिकन एक्सप्रेसवे बेकरी के शटर से जा टकराती है और रोड पर सो रहे 5 मजदूरों को हमेशा के लिए सुलाने के लिए उन पर चढ़ जाती है। इन दिस एक्सीडेंट वन ऑफ द लेबर डाइड ऑन द स्पॉट वेयरएज अदर्स वेयर सीवियरली इंजर्ड। इस इंसिडेंट के 5 साल बाद यानी 6 मई 2007 को सेशन कोर्ट के जज DW देशपांडे सलमान खान को IPC के सेक्शन 304 के तहत 5 साल की सजा सुनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय हिज बॉडीगार्ड एंड कांस्टेबल रविंद्र पाटिल। सलमान खान के बॉडीगार्ड एंड कांस्टेबल रविंद्र पाटिल के अकॉर्डिंग JW मैरियट से जब सलमान निकलते हैं तो वो कहते हैं कि गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा और मैं यानी रविंद्र पाटिल सलमान के बगल में बैठा होता हूँ और कमाल खान पीछे वाली रियर सीट पे। मैंने सलमान को समझाया भी कि अभी गाड़ी चलाना ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्होंने 90 से 100 की स्पीड पर गाड़ी चलाई। गाड़ी की AC भी ऑन थी और हिल रोड के मोड़ से पहले सलमान की गाड़ी कंट्रोल में नहीं रही और सलमान ने 5 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। वो ये भी कहते हैं कि रात के 2:15 से 2:45 के बीच ये पूरा इंसिडेंट हुआ और जैसे जैसे जब सलमान और कमाल गाड़ी से बाहर निकले तो लोग हमें मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मैंने अपना ID कार्ड दिखाया और उन्हें समझाया कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। रविंद्र पाटिल के स्टेटमेंट पर ही सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन जब यह मामला हाईकोर्ट में गया तो सलमान खान को जस्टिस अभय तिप्सी ने इंटरिम बेल दे दी और इस इंसिडेंट के सबसे बड़े एविडेंस यानी कांस्टेबल रविंद्र पाटिल की हाईकोर्ट जाने से पहले ही ड्यू टू सम डिजीज डेथ हो गई। सलमान खान के हिट एंड रन मामले में फैसला सुनाते वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के जज AR जोशी ने टिप्पणी की कि हादसे के बाद कांस्टेबल रविंद्र पाटिल ने पुलिस के पास जो FIR दर्ज करवाई थी उसमें सलमान के नशे में होने की बात का जिक्र नहीं था, लेकिन ब्लड रिपोर्ट आने के बाद में नशे की बात उसमें जोड़ दी गई। इवन सलमान खान ने भी आपकी अदालत में कहा कि उन्हें आज भी इस बात की दिल की गहराइयों से दुख एंड खेद है। वो मुझे आज तक उस बात का बहुत अफसोस है और जब मैं घर जाता हूं तो वो राइट टर्न मेरे लिए बनता ही बनता है सर। अब जब वो राइट टर्न लेता हूं तो मुझे कि मेरी गाड़ी से ये हुआ था, इट डजंट मेक एनी न्यूज कि सलमान खान के ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे। इट मेक्स बिग न्यूज। अब वो कोर्ट के अंदर फाइट करेंगे, जीत जाएंगे या जो भी होगा वो होगा, उस वक्त देखेंगे। और 2007 में ही जब सलमान खान ने बिंग ह्यूमन फाउंडेशन स्टार्ट किया तो कई सारी मीडियाज ने इसे एक चैरिटेबल फाउंडेशन कम और उनकी इमेज क्लीन करने वाली फाउंडेशन तक बता दिया। लेकिन एक सेकंड, लेकिन सलमान खान की गाड़ी में एक और बंदा बैठा होता है, कमाल खान, लेकिन उसका स्टेटमेंट हाईकोर्ट में लिया ही नहीं जाता। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद सलमान खान अब जमानत पर रिहा हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस गवाह का बयान कोर्ट में दर्ज नहीं किया गया वो थे सलमान के साथी सिंगर कमाल खान। इवन कमाल खान ने जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट को इस केस की फाइल से हमेशा के लिए फाड़ के फेंक दिया जाता है।
इसके बाद सलमान खान ने ड्राइविंग की। हम सलमान खान के घर की तरफ जा रहे थे, तभी सेंट एंड्रयूज रोड से हिल रोड जाते समय राइट टर्न लेते वक्त अचानक सलमान का अपनी गाड़ी से कंट्रोल छूट गया और गाड़ी फुटपाथ पर चढ़कर एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ गई और एक दुकान के शटर से जा टकराई। लोग इस कंट्रोवर्सी में एक बात जो हमेशा भूल जाते हैं वो ये होती है कि 27 सितंबर 2002 जिस तरह सलमान की गाड़ी 5 लोगों पर चढ़ जाती है, उसी दिन सलमान की टॉक्सिक रिलेशनशिप से परेशान ऐश्वर्या ने उनके अगेंस्ट मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और जो सलमान इतने साल तक उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करते थे उन्हें एक्सपोज कर दिया। एंड आई थिंक दिस वाज द रीजन कि भाईजान काफी डिस्परेशन में चले गए। चिट होते हैं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोचिंग है डिस्प्रेशन में सर अभी। एस विवेक सलमान की कंट्रोवर्सी को हमने पार्ट 1 में डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसे भी जाकर जरूर देखना, आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में लिंक मिल जाएगा। हिट एंड रन के बाद सलमान के रडार में आ जाते हैं फिल्मों में डायलॉग से ज्यादा गालियों का इस्तेमाल करने वाले डायरेक्टर अनुराग कश्यप। 2003 में आई फिल्म तेरे नाम के डायरेक्टर बाबू होते हैं अनुराग कश्यप। और भाई इस इंसान की एक बुरी आदत ये होती है कि ये फिल्मों में कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक बनने के लिए बदनाम होते हैं और कुछ ऐसे ही विचार लेकर अनुराग सलमान के सामने अपना राग अलापते हैं कि सलमान भाई आप इस फिल्म में तो यूपी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, तो काहे नहीं आप छाती के बाल उगा लेते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक लगना चाहिए ना जी। सलमान भाई अनुराग को तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अगले दिन जब वो सेट पर आते हैं तो उन्हें बाहर भगा दिया जाता है और मेकर्स कहते हैं कि आया बड़ा फैंटम बनने, सलमान खान के बाल उगवाएगा तू। मैसेज भी किया, माइक निकल गया लग रहा है। नहीं चिपक गया मेरे बाल से। अभी ठीक है। छाती के बाल नहीं हटाते? पागल क्या? मुझे तो एक फिल्म से निकाल दिया गया था, मैं हीरो को बोला बाल उगाने को। अच्छा, एज ए डायरेक्टर निकाल दिया आप? हाँ, लिखने के बाद। केड़ी फिल्म? तेरे नाम। What are you saying? वैसे नहीं भी होगा तो चलता नहीं, इतना क्या आपको ऐसे होना है कि नहीं? आगरा मथुरा की फिल्म थी, आगरा मथुरा। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है भाई, सलमान की फिल्म में तुम इतना डिटेलिंग में जाओगे। बाद में इस फिल्म को सतीश कौशिक डायरेक्ट करते हैं और इस फिल्म में सलमान का पंगा सतीश कौशिक से भी हो गया था। दरअसल वन डे सलमान खान was सफरिंग फ्रॉम फीवर, लेकिन सतीश कौशिक उन्हें बुखार में भी काम करने के लिए बुला लेते हैं। फिर क्या था, सलमान भाई पहुंच जाते हैं सेट पर बाला बन के, मेरा मतलब गंजा होकर। फिर उन्हें पूरी फिल्म की शूटिंग विग पहन के ही करनी पड़ती है। सलमान भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? सलमान बॉय। अब गुरु कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देकर पब्लिक से अपनी फजीयत कराने का काम आमिर खान ने सबसे ज्यादा किया, लेकिन 2010 में भाईजान ने भी 26/11 अटैक पर ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया जिसके बाद से पब्लिक और मीडिया ने उन्हें देशद्रोही और आतंकवादी तक का टैग दे दिया। आज से लगभग 16 साल पहले यानी 26 नवंबर 2008 का वो काला दिन जब वाया सी वे मुंबई में 10 पाकिस्तानी मिलिटेंट आसानी से घुसते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। लश्कर तैयबा जैसे कायर ऑर्गेनाइजेशन की इस अटैक में 20 सिक्योरिटी फोर्सेस, 26 फॉरेनर्स के अलावा 130 इंडियंस भी मारे जाते हैं। लेकिन फिजूल में सलमान खान उसके 2 साल बाद यानी 2010 में ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये अटैक इलियट क्लास यानी ऊंचे और अमीर लोगों पे हुआ है, इसलिए इतना हाईलाइटेड हुआ। लोग इतने ज्यादा पैनिक हुए। इससे पहले भी तो ट्रेन में, स्मॉल टाउन में अटैक हुए हैं, लेकिन इतना हंगामा कभी नहीं हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। सलमान खान ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान स्टूडेंट भी ब्लेम, वेयर हमारी सिक्योरिटी ही काफी कमजोर निकली। वेल इसी कमेंट के बाद डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र यानी छगन भुजबल, शिवसेना से लेकर अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी सलमान की फजीयत करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आगे चलकर जब सलमान खान को समझ आता है कि मामला कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है तो वो इस पूरे इंसिडेंट के लिए माफी भी मांग लेते हैं। तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी गांड में। gave an interview about 3 weeks ago, and now at this festive time of Eid and Ganesh Utsav, it has been twisted around. I saw it myself, and the way it's coming across on TV, it is sounding insensitive. I was just saying that life is equal. Garib aadmi ho, ameer aadmi ho, it is the same. Some attacks get more media coverage than the others. Why is that? I think every human life is as important. Any act of terrorism anywhere in the world is unpardonable. A terrorist has no nationality, no religion, no guts. I've always had and always will have faith in our intelligence agencies. I've always had faith in our armed forces, police force. I did not mean to hurt anybody's sentiments, and if I have hurt anybody's sentiments, I am really, really sorry. और इसी साल सलमान खान अपनी कंट्रोवर्सी की किताब में एक और कांड ऐड करते हैं जिसके शिकार होते हैं उनके सबसे अच्छे दोस्त संजय लीला भंसाली। और इन दो दोस्तों के बीच ऐसी कंट्रोवर्सी होती है कि मीडिया वाले 2 महीने तक इनकी न्यूज छापते हैं।
सूरज बरजातिया के बाद अगर सलमान की किस्मत चमकाने वाला डायरेक्टर अगर कोई था तो वो संजय लीला भंसाली ही थे, जिन्होंने सलमान को हम दिल दे चुके सनम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। और उसके बाद संजय लीला भंसाली अपनी अगली प्रोजेक्ट बाजीराव मस्तानी लेकर भी सलमान के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस फिल्म में मैं आपके साथ ऐश्वर्या को कास्ट करना चाहता हूँ। लेकिन ऐश्वर्या से सलमान का ब्रेकअप हो गया रहता है और सलमान उनकी रिप्लेसमेंट भी ढूंढ चुके होते हैं कैटरीना कैफ। और सलमान भाई इंसिस्ट करते हैं कि इस फिल्म में कटरीना को ही लिया जाए, लेकिन संजय को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो इस फिल्म पर काम करना ही बंद कर देते हैं। न भारत टाइम्स के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग संजय लीला मीडिया को ये भी कहते हैं कि सलमान सेट पर गाली गलौज करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं और चीजें फेंक के मारते हैं, इसलिए उनके साथ काम करना बहुत टफ होता है। बस यही बात सलमान को थोड़ी अच्छी नहीं लगती और वो भी मीडिया में आके कह देते हैं कि भंसाली साहब तो अभी तक खामोशी और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों की वजह से बचे हुए हैं। और 2010 में ही संजय लीला भंसाली और सलमान की कंट्रोवर्सी में बेचारे ऋतिक का भी चीरहरण हो जाता है और संजय लीला और ऋतिक की फिल्म गुजारिश को लेकर सलमान कुछ ऐसा कह देते हैं कि ऋतिक भी उन पर भड़क जाते हैं। भाई ये बात बिल्कुल सही है कि ऋतिक की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है के टाइम पर सलमान ने उन्हें फिजिकली ट्रेन किया था और उनकी काफी मदद की थी। लेकिन 2010 में ये गुजारिश के टाइम पर सलमान भाई कह देते हैं कि ऐसी फिल्मों को तो कुत्ता भी नहीं देखने जाता। अभी पिक्चर है गुजारिश, उप्स सॉरी। तो I did a film on AIDS and being HIV positive. सर कोई कुत्ता नहीं आया देखने के लिए पिक्चर्स। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली। आगे चलकर हमेशा कंट्रोवर्सीज की चिता पर रोटी सेकने वाली मीडिया जब ऋतिक से सलमान को लेकर पूछती है तो वो कह देते हैं कि सलमान खान को एक बीमारी है जिसका नाम है विक्टिम सिंड्रोम और उन्हें लगता है कि हर कोई उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, साजिशें चल रही हैं। लगभग 3 साल तक शांत रहने के बाद अपने सलमान खान के अंदर का कंट्रोवर्शियल कीड़ा उन्हें जोर जोर से काटने लगा। फिर क्या था, 4 साल से बिग बॉस जिसके एक भी एपिसोड ना देखने का मुझे आज भी घमंड है, सलमान खान यहाँ भी कांड कर देते हैं। बिग बॉस होस्ट कर रहे सलमान भाई पर 2013 में काजोल की छोटी बहन तनीषा मुखर्जी का फेवर लेने की बात भी सामने आती है और ये बिग बॉस का सबसे डिमीनिंग टाइम भी रहा था जब तनीषा और अरमान कोहली के बेड पर सीन्स तक कैमरे में कैप्चर हुए थे और काफी वायरल भी हुए थे। मतलब जिन सिंगल लॉन्डो के यहाँ बिग बॉस नहीं आ रहा था, सालों ने डबल पैसे दे देकर केबल वाले और डिश वालों की सब्सक्रिप्शन ली थी। इस इंसिडेंट के बाद ही सलमान खान ने बिग बॉस मेकर्स की भी क्लास लगाई थी और सारी वीडियोस हटाने की डिमांड की थी। और तनीषा मुखर्जी को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव सलमान पर उन्हें फेवर करने के भी एलिगेशंस लगे। इवन सलमान खान वाज रेडी टू क्विट बिग बॉस एज वेल। बॉस में जब से सलमान तनीषा के बचाव में आगे आए हैं तभी से सलमान के बारे में डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कई तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं। कुछ का कहना है कि सलमान ने तनीषा का पक्ष लेकर गौहर, प्रत्यूषा और कुशाल को जो डांटा और उन पर भड़क गए, दैट वाज रियली अनफेयर। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सलमान ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। बिग बॉस के सैटरडे एपिसोड के बाद से 2 हैशटैग्स ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे थे, अनफेयर सलमान और सलमान इज ऑलवेज फेयर। कितना अच्छा होता अगर सलमान भाई ने 2013 में ही बिग बॉस छोड़ दिया होता, इतना टॉर्चर और तो ना सहना पड़ता। सॉरी। लेकिन फिर अगले ही साल 2014 में हमेशा खुद से आगे जाकर कंट्रोवर्सी की आग में कूदने वाले सलमान इस बार ना चाहते हुए भी अखिलेश यादव कंट्रोवर्सी में बुरे फंसते हैं। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं होते, इस बार उनके साथ माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट सब फंसते हैं। 2014 में यूपी में मुलायम सिंह की सरकार होती है और उनके नवाबजादे यानी अखिलेश सिंह कई सारे इवेंट्स और बॉलीवुड स्टार्स को बुलाया करते हैं। और ऐसा ही कुछ होता है उस साल की सफाई महोत्सव में, जहां पर सलमान खान के अलावा माधुरी दीक्षित और आलिया ने भी परफॉर्म किया होता है, जहां इस पूरे प्रोग्राम के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए गए होते हैं। तो ये मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंप्स में प्रॉपर फैसिलिटी और रिहेबिलिटेशन ना होने की वजह से सैकड़ों बच्चे मारे जाते हैं। लेकिन सारी मीडिया सरकार पर सवाल खड़े करने के बजाय स्टार्स पर सवाल खड़े करने स्टार्ट कर देती है और माधुरी दीक्षित को तो इनसेंसिटिव वुमेन तक बता देती है। तो सलमान खान और आलिया दोनों को लपेटे में लिया जाता है, जहाँ आलिया इस बात के लिए माफी मांग लेती है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तो सलमान भाई मीडिया पर ही भड़क जाते हैं और उनकी क्लास लगा देते हैं। Are we not allowed to go and earn our bread and butter? Nobody stopping you from doing that, but there are other places. You've done that. You've done that. You've gone and said that the industry people would do anything for money. You do your thing. Do not call a Madhuri Dixit an insensitive woman. Do not call us that they will do anything for money. Because that money that I've made there, I've left it there for those people and come back. I don't like saying this, but you people are making me say this. अब गुरु सलमान के दोस्त विवेक के बाद सलमान खान के दिल के करीब अगर सबसे ज्यादा कोई रहा तो वो थे प्लेबैक सिंगर्स, फिर चाहे वो सोनू निगम हो, AR रहमान हो या फिर अरिजीत सिंह। क्योंकि भाई सलमान खान खुद ही एक सिंगर है और क्या मस्त गाने गाते हैं वो, आय हाय 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 हाय। एक फन फैक्ट बताऊं, मैं उनके फिल्मों से ज्यादा उनके गानों का फैन हूँ। बस 2014 में ही सलमान भाई एक इवेंट में AR रहमान को कुछ ऐसा कह देते हैं कि बेचारे का मुंह बन जाता है। आप सबको पता है कि बड़ी एवरेज हैं। हमारे दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है, जय हो। हमारे लिए कब काम करोगे?
मतलब ऑस्कर लाने वाली ये ऐसी घनघोर बेइज्जती। और वैसे तुमको बता दूं कि ये ऑस्कर लाने के लिए राजा मौली जैसे छोटे मोटे लोग पगलाए रहते हैं। सलमान भाई को अगर कोई घर आकर भी ऑस्कर देना तो वो लेने से इनकार कर दे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सलमान भाई ने खुद कहा था। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि हॉलीवुड में सर मूवीज जो बनती है सर उनमें क्वालिटी रहती है, और बॉलीवुड में जो मूवीज बनती है उनमें क्वांटिटी रहती है। हर साल 800 मूवीज सर, तो हम सर वो एक गैप फिल नहीं कर पा रहे हैं सर। हॉलीवुड की मूवी हर साल ऑस्कर में जाती है, बॉलीवुड भूले भटके एक पहुंच जाती है। तो सर बॉलीवुड की मूवीज ऑस्कर कब जीत रही है सर? अबे ऑस्कर उनका अवार्ड है यार, ऑस्कर उन लोगों का अवार्ड है। हमारी फिल्मों का वहां पर क्या काम? वो फॉरेन फिल्म में जाएंगी, जैसे कि अगर वहां इंग्लिश फिल्म यहाँ पर आती है हमारे अवार्ड में, तो आज फॉरेन फिल्म आएंगी ना, तो ऑस्कर से जाने का मतलब ही नहीं है। मैं तो कभी पलट के ना देखूं ऑस्कर। इसकी माँ का भोला चेहरा साले। मतलब 4 चवन्नी घोड़े पे ऑस्कर मेरे, समझ रहे हो ना? अब जब इतनी सारी कंट्रोवर्सी की बात हो ही रही है तो आपको 2014 में एक छोटी सी और कंट्रोवर्सी के बारे में बताता हूँ, जिसमें पीएम मोदी की मिलने की वजह से सलमान खान की फिल्म पर बॉयकॉट ट्रेंड भी चला था। अब भाई ये बात बिल्कुल सही है कि सलमान खान सारे रिलीजन्स को बराबर सम्मान देते हैं। सलमान दिवाली के साथ ईद भी मनाते हैं, लेकिन बप्पा का फेस्टिवल को दिल खोल के सेलिब्रेट करते हैं। और कुछ ऐसा ही होता है जब 2014 में वो गुजरात के काइट फेस्टिवल मनाने जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात मोदी जी से होती है। बस यही बात कुछ लोगों को इतनी चुभती है कि वो सलमान खान की फिल्म जय हो को बॉयकॉट करने की डिमांड तक करने लगते हैं। अब भाई सलमान खान की फिल्मों ने आपको इतना एंटरटेन किया हो या नहीं, लेकिन उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज ने हमेशा हमें एंटरटेन किया और पब्लिक और मीडिया को भर भर के एंटरटेनमेंट का कंटेंट भी दिया। लेकिन बात वही है कि 30 मिनट की वीडियो को अक्सर ऑडियंस 15 मिनट में छोड़ के भाग जाती है। तो इसीलिए इस वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको अरिजीत सिंह, सलमान खान रेप्ड वुमेन स्टेटमेंट, याकूब मेनन स्टेटमेंट, SSR के प्रियंका चोपड़ा, जुबैर खान, पुलकित कुमार से लेकर विकी कौशल, इन सब की कंट्रोवर्सीज के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन हम आपको एक एक पॉइंट इलेबोरेट करके बताएंगे। सो एटलीस्ट 500 कमेंट का टारगेट रखते हैं। जैसे ही 500 कमेंट पूरे होंगे भाई इस बार पक्का सलमान खान की कंट्रोवर्सी की थर्ड एंड आखिरी वीडियो लेकर अलादीन के जिन की तरह हाजिर होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।